आज सबसे पहले पश्चिम बंगाल के चुनाव नतीजों का पोस्टमार्टम करेंगे। आखिर क्योंकि बंगाल में हुए परिवर्तन की पूरे देश में चर्चा है। बड़ी खबर इससे जुड़ी यह है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को बंगाल का पर्यवेक्षक बनाया गया है। मतलब बंगाल को लेकर कोलकाता से दिल्ली तक हलचल बनी हुई है। इस बीच चुनावी पंडित और राजनीति के जानकार अपने अपने ढंग से बंगाल के परिणाम को डिकोड करने में जुटे हुए हैं। बीजेपी की जीत और टीएमसी की हार के फैक्टर्स तलाशे जा रहे हैं। इसी होमवर्क से एक अहम फैक्टर निकलकर सामने आया है। यह है पोलराइजेशन यानी कि ध्रुवीकरण फैक्टर। वोटों के ध्रुवीकरण ने बीजेपी की बंगाल विजय में अहम भूमिका निभाई, लेकिन कैसे? इसी का अपनी कवर स्टोरी में आगे हम विश्लेषण करने वाले हैं। दरअसल बंगाल में वोटों का ध्रुवीकरण दो तरीके से हुआ है। पहला, हिंदू वोटों का एकीकरण, यानी कि हिंदू वोट बैंक का एक बड़ा हिस्सा एकजुट होकर बीजेपी के पक्ष में गया। दूसरा, मुस्लिम वोटों में हुआ बंटवारा, यानी मुस्लिम वोट बैंक में बिखराव देखने को मिला। मतलब जो एम फैक्टर यानी कि मुस्लिम मतदाता 2026 से पहले टीएमसी की ताकत रहा है, उस एम फैक्टर में इस बार फूट पड़ गई, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को हुआ है। अब इस समीकरण को समझाने के लिए हमारे पास बंगाल के कुछ मुस्लिम बहुल जिलों का डेटा मौजूद है। इन जिलों का रिजल्ट ये बताता है कि कैसे इस बार ममता बनर्जी का मुस्लिम वोट बैंक उनसे छटक कर दूसरी पार्टियों के पाले में शिफ्ट हुआ है। नतीजा, बंगाल में बीजेपी की जीत का सूरज उदय हो गया। केरला में जितना भी बंगाली हिंदू है, सब लोग खुल के वोट किया, मुसलमान वोट दाई नहीं। ये बात सही है कि इस बार बीजेपी का फोकस हिंदू वोटों पर था। इस फोकस का पार्टी को फायदा भी हुआ। ज्यादातर हिंदू वोट एकजुट होकर बीजेपी के पाले में गए। हिंदू वोटों को एकजुट करने की बीजेपी की रणनीति सफल साबित हुई। चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी का मंदिर दर्शन हो, हुगली नदी में नौका विहार हो, सीएम योगी आदित्यनाथ और हिमंता बिस्वा शर्मा जैसे हिंदुत्व की छवि वाले चेहरों का प्रचार हो। बीजेपी के इस हिंदुत्व दांव की झलक चुनाव नतीजों में भी दिख रही है। जैसे पश्चिम बंगाल की जिन 134 सीटों पर हिंदू आबादी निर्णायक है, बीजेपी ने उनमें से 121 सीटें जीती हैं। 80% से ज्यादा हिंदू आबादी वाले अलीपुर द्वार जिले की 5 सीटें बीजेपी को मिली हैं। 81% से ज्यादा हिंदू आबादी वाले जलपाईगुड़ी में 7 विधानसभा सीटें हैं। 7 सीट बीजेपी के खाते में गई हैं, जबकि 2021 में 4 सीटें बीजेपी ने जीती थी और 3 सीटें टीएमसी को मिली थी। ऐसे ही कोलकाता नॉर्थ और साउथ सीट पर हिंदू आबादी 76% से ज्यादा है। यहाँ विधानसभा की 11 सीटें हैं। 2021 में यहाँ बीजेपी का खाता भी नहीं खुल सका था। 2026 में बीजेपी ने 6 सीटें जीती हैं और 5 सीटें टीएमसी को मिली हैं, यानी बीजेपी यहाँ भी गेनर है। बीजेपी को भी पता है कि इस बार बंगाल के हिंदुओं ने उसका साथ दिया है। यही वजह है कि रिजल्ट के अगले दिन यानी मंगलवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन दिल्ली में मां काली के दर्शन करने गए। यहाँ के चितरंजन पार्क इलाके में बंगाली समुदाय के लोगों से संवाद किया। इसे बंगाल के हिंदू मतदाता को मैसेज देने की कोशिश के तौर पर देखा गया कि पश्चिम बंगाल की संस्कृति को और पश्चिम बंगाल की विरासत को किसी के नेतृत्व में आगे बढ़ सकता है तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जनता के मन में जो टिस्ट था उसको कहीं न कहीं लगातार विजयश्री देकर जनता अपने मन के भावना को व्यक्त कर रही है। बीजेपी इस बार रिवर्स पोलराइजेशन में पूरी तरह से कामयाब हुई है। पश्चिम बंगाल में 67 सीटें एससी के लिए आरक्षित हैं। 2021 में बीजेपी ने इनमें से 31 सीटें जीती। टीएमसी को 36 सीटें मिली। 2026 में बीजेपी ने 50 सीटें जीती हैं और टीएमसी के खाते में सिर्फ 17 सीटें गई हैं। इसी तरह अगर एसटी आरक्षित सीटों की बात करें तो 2021 में 16 में से बीजेपी ने 6 सीटें जीती और 10 पर टीएमसी को जीत मिली। इस बार बीजेपी ने 16 की 16 सीटों पर जीत हासिल की और टीएमसी के हिस्से में 0 आया। ये बताता है कि बंगाल में हिंदू वोट किसी वर्ग या जाति में विभाजित नहीं हुआ। यही वजह रही कि हिंदू बहुल आबादी वाली सीटों पर बीजेपी का ग्राफ बढ़ता गया। इसीलिए शुभेंदु कह रहे हैं कि पूरा हिंदू पोलराइज हो गया और वोट दिया। मुझे हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट लोग ने आशीर्वाद देकर जिताया। ये जीत हिंदुत्व का जीत है। ये जीत
बंगाल का जीत है, उनको खुल के मुसलमान वोट दिया। वार्ड नंबर 77 में जितना मुसलमान वोट देने के लिए निकला, सब ममता को वोट दिया। तो ये देश हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबका है और सबके प्रति समाजवादी पार्टी की जिम्मेदारी है कि सब आगे कैसे बढ़े। किसी की भी सांप्रदायिकता इस देश ने सर्वदेव नकारा है और पश्चिम बंगाल में हो सकता है बीजेपी की जीत हुई है, लेकिन पश्चिम बंगाल की धरती हमेशा से सद्भाव की, शांति की और भाईचारे की धरती रही है। वैसे बंगाल में जाति कोई फैक्टर नहीं रहा है, तो क्या बीजेपी का धार्मिक कार्ड हिंदू मतदाता को इतने बड़े पैमाने पर साधने में सफल रहा है? 100 वोटर है, माइनॉरिटी से 100 वोटर है, तो उसमें से पहले क्या होता था कि ज़्यादातर वोट जो है वो चली जाती थी तृणमूल कांग्रेस को। मान लीजिए 80, 85, कभी कभी 90% तक वोट जो है वो चली जाती थी तृणमूल के पास। इस बार क्या हुआ, ये जो 100 वोटर हैं उसमें से कुछ जो है वो सर ने उसको काट दिया और बाकी जो है वो बंट गया। अब जिस तरह बीजेपी हिंदू वोटों को एकजुट कर अपनी तरफ खींचने में कामयाब रही, उसी तरह ममता बनर्जी को उम्मीद थी कि मुस्लिम वोट एकमुश्त उनके पाले में आएगा। ये उम्मीद इसलिए भी ज्यादा थी क्योंकि बीते 3 चुनावों में मुस्लिम वोट ममता बनर्जी को जीत दिलाने में निर्णायक रहे हैं। लेकिन इस बार मुस्लिम वोटों के मोर्चे पर ममता बनर्जी को मायूसी हाथ लगी। ममता बनर्जी के मुस्लिम वोट बैंक में ऐसी सेंध मारी हुई कि ममता बनर्जी बंगाल की सत्ता से ही बाहर हो गई। Image of Mamata Banerjee outside of West Bengal, that she is very liberal and secular, that is completely wrong. She has exploited the Muslims as only as vote bank. She has not treated them as citizens. तो हार के बाद ममता बनर्जी की मुस्लिम पॉलिटिक्स पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। असदुद्दीन ओवैसी जैसे मुस्लिम नेताओं ने ममता बनर्जी की घेराबंदी शुरू कर दी है। ममता बनर्जी को घेरकर असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों की राजनीति में अपनी सियासी पकड़ और मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी को छोड़कर टीएमसी और दूसरी पार्टियों के बीच मुस्लिम वोटों की इसी खींचतान का खामियाजा ममता बनर्जी को उठाना पड़ा है। माना जा रहा है कि इस बार मुस्लिम वोटों में जबरदस्त बिखराव हुआ। मुस्लिम वोट टीएमसी, कांग्रेस, लेफ्ट और कुछ हद तक हुमायूं कबीर की आम जनता यूनियन पार्टी के बीच बट गया। में जो ट्रस्ट है वेस्ट बंगाल इस्लामिक फाउंडेशन जो ट्रस्ट है, वो ट्रस्ट का जमीन खरीद करके मस्जिद बना रहा है, कौन रुकेगा? तो कोई रुकना चाहेगा तो संघर्ष होगा। बंगाल के 3 जिलों मुर्शिदाबाद, मालदा और उत्तरी दिनाजपुर में मुस्लिम आबादी 50% या उससे ज्यादा है। बंगाल की कुल 294 सीटों में से 43 इन जिलों में फैली हुई हैं। 2021 में बीजेपी ने इन 43 में से सिर्फ 8 सीटें जीती थी। इस बार बीजेपी की जीत का आंकड़ा 18 पर पहुंच गया, यानी बीजेपी को 10 सीटों का फायदा हुआ। वहीं टीएमसी ने 2021 में यहां 35 सीटें जीती थी, जो इस बार घटकर 20 रह गई। इसके अलावा कांग्रेस और एजेयूपी ने 2-2 सीटें जीती, जबकि 1 सीट सीपीआई-एम के खाते में आई है। माना जा रहा है कि एसआईआर के तहत जो 91 लाख वोटरों के नाम कटे, इसके कारण मुस्लिम वोट टीएमसी के पक्ष में एकजुट नहीं हो सका। SIR they deleted 90 lakhs names from the voter list. बांग्ला में बीजेपी का जो विजय हुआ, इस विजय का जो मेन मैसेज है कि ये बीजेपी का विजय नहीं है, ये देश का विजय है। इलेक्शन रिजल्ट की स्टडी से पता चलता है कि कई सीटों पर मुस्लिम वोट मुख्य रूप से कांग्रेस और लेफ्ट के बीच बंट गए। हुमायूं कबीर की पार्टी ने भी मुर्शिदाबाद जिले की कुछ सीटों पर टीएमसी के मुस्लिम वोट में सेंध लगाए। जैसे मुर्शिदाबाद जिले की रानीनगर सीट के नतीजे देखें तो सीट जीतने वाली कांग्रेस को 79,423 वोट मिले। दूसरे नंबर पर रही टीएमसी को 76,722 वोट मिले। तीसरे नंबर पर रही सीपीआई-एम को 48,587 वोट मिले। ये साफ दर्शाता है कि सीट पर मुस्लिम वोट 3 जगह बट गया, जबकि 2021 में ये सीट टीएमसी ने जीती थी। अभी तक जो मुस्लिम वोट इकट्ठे जा रहे थे वो बट गया,
बहुत सारे पार्टीज के बीच। दूसरी तरफ हिंदू वोट जो है वो भाजपा पे पास क्यों आया? एक तो जो उनके अंदर एक गुस्सा था, ये ध्रुवीकरण, पिछले वाला जो ध्रुवीकरण मैंने बताया उसके लिए। दूसरा ये है कि उनको ये लगा कि जो जितनी सारी काम की है ममता बनर्जी, वो किसी को भी नहीं फायदा हुआ। देखिए, ममता बनर्जी चुनाव हारी हैं, लेकिन हिम्मत नहीं। बीजेपी के हाथों करारी शिकस्त मिलने के बाद भी वो इस्तीफा देने को तैयार नहीं। ममता बनर्जी ने आज एक बयान से संवैधानिक संकट को हवा दे दी। ममता बनर्जी ने कहा कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, मैं चुनाव नहीं हारी हूं, मैं राजभवन नहीं जाऊंगी, मुझे बाध्य नहीं किया जा सकता कि मैं इस्तीफा देने जाऊं। কেন কিসের জন্য? আমরা তো হারিয়ে নিয়ে যাব। হারলে আমি যদি শপথ নিতে যেতাম তাহলে আমি রেজিগনেশনটা করতাম। এখন তো কোশ্চেন ডাজন্ট অ্যারাইজ। জোর করে দখল করে যদি কেউ মনে করে যে আমি কি রেজিগনেশন দিতে হবে, নো, নট দ্যাট। নাও অলসো আই ওয়ান্ট টু সে দ্যাট we didn't lose the election. It is their forceful attempt to defeat us. Officially they may, through election commission, can defeat us, but morally I am telling you that we won the election. तो अब ऐसे में यहां पर सवाल यह है कि ममता बनर्जी अगर सीएम पद से इस्तीफा नहीं देंगी तो फिर आगे विकल्प क्या है? पहला तो यही है कि 7 मई को मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है। दूसरा, कार्यकाल खत्म होने के बाद भी ममता बनर्जी इस्तीफा नहीं देती हैं तो फिर राज्यपाल के पास उन्हें हटाने का अधिकार है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 164 के मुताबिक राज्यपाल ही मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं। तीसरा, राज्यपाल नई सरकार बनाने के लिए जीते हुए दल को न्योता दे सकते हैं। हालांकि ममता बनर्जी ने जो कहा है कि वो लोक भवन नहीं जाएंगी, तो ऐसा कोई नियम नहीं है कि वो बिना राजभवन या फिर लोक भवन जाए भी दूसरे माध्यमों के जरिए राज्यपाल को अपना इस्तीफा भेज सकती हैं। इस बीच ममता बनर्जी ने ये बयान देकर बंगाल की सियासी गर्मी बढ़ा दी है। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस का कोई बात नहीं है। हर एक आदमी को प्रोटेस्ट करने का हक है। उनको लगा यही मेरा प्रोटेस्ट है, बाकी इट्स अप टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड एवरीवन। अब ममता जी कैसे कह सकती है कि मैं अपना इस्तीफा नहीं दूंगी? किस आधार पे वो चल रही हैं? तो संविधान को खतरे में बोलने वाली ममता जी आज संविधान के ऊपर ही खतरा बन रही है क्या? पार्टी प्रवक्ता बताएगा, कॉन्स्टिट्यूशन में सब लिखा हुआ है, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ नहीं है, जब टर्म एक्सपायर करेगा टर्म एक्सपायर करेगा। 3 months तो शी हैज नॉट एक्टेड लाइक ए चीफ मिनिस्टर। ये कहानी है अराजकता की और ये कहानी है एंटाइटलमेंट की। मैं ही रहूंगी, मेरे अलावा कोई और नहीं रहेगा। संविधान मेरे से शुरू होता है और मेरे पे खत्म हो जाता है। बंगाल के हार के बाद सिर्फ ममता बनर्जी के भविष्य पर सवाल नहीं है, बल्कि अब तो बड़ा सवाल इंडिया अलायंस के भविष्य पर भी खड़ा हो गया है। कल 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आए। नतीजे देखकर इंडिया गठबंधन को जोर का झटका लगा। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी हारी, तमिलनाडु में एमके स्टालिन भी हार गए। यानी बीजेपी ने इंडिया गठबंधन के 2 सबसे मजबूत स्तंभों को ढा दिया है। कांग्रेस ने केरल में जीत हासिल जरूर की, लेकिन राहुल गांधी से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे तक पार्टी के नेता बाकी राज्यों के नतीजों से निराश हैं। इंडिया गठबंधन के 2 सबसे मजबूत चेहरों का हारना कई सवालों को भी जन्म दे रहा है। जैसे, क्या इस हार से इंडिया गठबंधन के अस्तित्व पर संकट आ गया है? क्या इंडिया गठबंधन के पास अब बीजेपी को रोकने की कोई रणनीति नहीं है? क्या बीजेपी की प्रचंड जीत से इंडिया गठबंधन में टूट की संभावना है? अगर इसी तरह से हार मिलती रही तो फिर आने वाले चुनावों में इंडिया गठबंधन कैसे बीजेपी के साथ मुकाबला करेगा? साल 2023 में विपक्षी दलों ने इंडिया गठबंधन की नींव रखी थी। बीजेपी की जीत के रथ को रोकने के लिए विपक्षी पार्टियां एक बैनर तले एकजुट हुई थी, लेकिन 3 साल बाद भी इस गठबंधन के पास बीजेपी को रोकने का कोई फॉर्मूला दिखाई नहीं दे रहा। अब बंगाल और तमिलनाडु में ममता और स्टालिन के हारने से इंडिया गठबंधन के सामने सत्ता ही नहीं बल्कि अस्तित्व की लड़ाई लड़ने की नौबत आ गई है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी हार गई, सीएम ममता बनर्जी भी अपनी सीट नहीं बचा पाई। तमिलनाडु में एमके स्टालिन भी हार गए, स्टालिन को भी अपने ही गढ़ कोथालूर सीट पर हार का सामना करना पड़ा।
पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में सिर्फ ममता और स्टालिन की हार नहीं है, बल्कि ये इंडिया गठबंधन की भी हार है। ममता और स्टालिन इंडिया गठबंधन का बड़ा चेहरा है, लेकिन इस हार ने सारे समीकरण बदल दिए। बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं और इसी तरह तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीट है, लेकिन इस हार से टीएमसी और डीएमके ने लोकसभा की 81 सीटों में से 69 सीटों पर अपनी पकड़ गंवा दी है, जिसका सीधा सा मतलब है कि केंद्र की राजनीति में इंडी गठबंधन कमजोर होगा और आने वाले समय में इसका साफ असर देखने को मिलेगा। अगले साल यूपी, पंजाब, गोवा, हिमाचल, उत्तराखंड, गुजरात, मणिपुर में चुनाव है। इनमें 5 जगह अभी बीजेपी की सरकार है। बंगाल और तमिलनाडु में मिली इस हार ने यूपी में समाजवादी पार्टी के लिए भी संकट खड़ा कर दिया है। यूपी में अखिलेश यादव का सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला कितना चलेगा, ये भी बड़ा सवाल बन गया है। पंजाब में पहले ही आम आदमी पार्टी कलह और टूट से गुजर रही है। ये नतीजे आम आदमी पार्टी के लिए खतरे की घंटी है। सबसे बड़ी फेलियर राहुल गांधी जी की है ये ऐसे भस्मासुर हैं जिन्होंने कांग्रेस को तो भस्म कर ही दिया है, लेकिन जितने सहयोगी साथ में आएंगे उनको भी भस्म कर निपटाते चले जाएंगे। इंडिया गठबंधन तो और तेजी से आगे बढ़ेगा और इकट्ठा और ताकत से खड़ा होगा। संस्थाओं का, इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल कर जो जीत खड़ी की जा रही है, ये ताश का पत्तों का घर है ना, जब ढह के गिरेगा तो बीजेपी का क्या होगा। इंडिया गठबंधन की कमान कांग्रेस के हाथ में है, लेकिन 2023 के बाद से ही कांग्रेस बार बार हार रही है। 2023 में कांग्रेस को राजस्थान, छत्तीसगढ़ में हार का सामना करना पड़ा। 24 में ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र में कांग्रेस हारी। 2025 में बिहार, दिल्ली में भी कांग्रेस को हार नसीब हुई। भारतीय जनता पार्टी ने हत्या कर दी है जनतंत्र की। कहीं पूरे देश में कोई पार्टी जीत के आ जाए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद ईडी से, सीबीआई से, पैसे से एमएलए तोड़ लेते हैं, पार्टियां तोड़ लेते हैं। पिछले 3-4 महीने से हम देख रहे हैं क्या तांडव चल रहा है बंगाल के अंदर। ये कोई जीता नहीं है, कोई हारा नहीं, यहाँ पे लोकतंत्र हार गया है। और जब तक लोकतंत्र सुरक्षित नहीं होगा तब तक हम और आप सुरक्षित नहीं होंगे। इंडिया गठबंधन का लक्ष्य बीजेपी से मुकाबला करना था, वोटों के बिखराव को रोकना था, संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करना था, सभी पार्टियों को एकजुट होकर साझा मुद्दों को उठाना था। लेकिन गठबंधन में चल रहे मनमुटाव की वजह से एक भी टारगेट को हासिल नहीं किया जा सका। उल्टा कई पार्टियां साथ छोड़कर चली गई। इस गठबंधन में टूट की एक तस्वीर इस बार के बंगाल चुनाव में भी दिखी थी, जब राहुल गांधी ने ममता पर ही सवाल दाग दिए थे। पिछले चुनाव में उन्होंने कहा था बेरोजगारी को मिटाऊंगी। आज बंगाल में 84 लाख युवा हैं जिन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मांगा है। इंडिया गठबंधन के 2 बड़े चेहरों के हारने से बीजेपी भी गदगद है, क्योंकि बीजेपी की किसी भी रणनीति का जवाब अभी तक इस गठबंधन के पास नहीं दिख रहा। कि भारतीय जनता पार्टी जो एक पूरे ब्लॉक के तौर पर एकजुट होकर चुनावी मुकाबले में उतरती है, इंडिया गठबंधन में शामिल दल दिखावे के तौर पर भले ही एक साथ होते हों, लेकिन उनकी अपनी अपेक्षाएं, आकांक्षाएं इतनी ज़्यादा होती हैं कि वो एकजुटता की बातें कहीं पीछे नेपथ्य में छूट जाती हैं। ममता बनर्जी और स्टालिन की हार ने विपक्ष की आवाज को और कमजोर कर दिया है, जिससे इनके सियासी भविष्य पर भी संकट आ गया है। बिहार में तेजस्वी यादव, महाराष्ट्र में शरद पवार, उद्धव ठाकरे पहले ही कमजोर स्थिति में हैं। इधर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार से केजरीवाल कमजोर हुए हैं। ओडिशा में सत्ता से हटने के बाद नवीन पटनायक के सामने पार्टी संभालने की चुनौती है। तेलंगाना में केसीआर कैडर के बिखराव से जूझ रहे हैं। इसके अलावा चुनावी मौकों पर बीजेपी के मुकाबले विपक्षी पार्टियों की सक्रियता पर भी सवाल उठते हैं। जैसे कांग्रेस के बड़े नेता बंगाल के चुनावी पिच पर उतने एक्टिव दिखे ही नहीं। उन्होंने जो भी रैलियां की उनमें गठबंधन की सहयोगी ममता बनर्जी को भी आड़े हाथों लिया। अब राहुल गांधी हार पर मंथन करने की बजाय चुनाव आयोग को दोषी ठहरा रहे हैं। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, असम और बंगाल में चुनाव आयोग के समर्थन से बीजेपी ने चुनाव में धांधली की। हम ममता बनर्जी से सहमत हैं। चुनाव चोरी, संस्था चोरी, अब और चारा ही क्या है।
राहुल ने हार के लिए चुनाव आयोग पर सवाल उठाए तो ममता बनर्जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि वो इंडिया गठबंधन को और मजबूत करेंगे। ममता ने कहा कि बीजेपी ने चुनाव आयोग को हथियार बना लिया है। I am grateful to all my India team's leader, all the allies of United India Alliance, Indian Alliance. They said we are totally, absolutely with you. They play the dirty, nasty and mischievous games. I have never seen this type of election in my life, and BJP play the game directly with the election commission. It's a betting, you can say, the got of betting between BJP and the election commission. We fought against the all machinery, where Prime Minister and Home Minister is also involved. और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बंगाल में जनता की जीत हुई है, लंबे समय से इसका इंतजार था। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि सत्ता के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है और डबल बंगाल के लिए काम करना है। इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में पीएम मोदी को बंगाल जीत की बधाई भी दी गई है। तो कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जीत को जनता की जीत बताया। पश्चिम बंगाल की जीत पर उन्हें बधाइयां भी मिली। उन्होंने कहा कि एक लंबे समय से इसका इंतजार था, सत्ता के साथ अब बड़ी जिम्मेदारी भी आई है बीजेपी पर, उज्ज्वल बंगाल के लिए काम करना है। तो प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल की इस जीत पर कैबिनेट की बैठक में इसका जिक्र किया और इसे जनता की जीत बताया। देखिए, ममता बनर्जी ने तो बिल्कुल नहीं सोचा था कि इस तरीके से पश्चिम बंगाल का किला उनके हाथ से निकल जाएगा और अपने ही घर में वो बेगानी हो जाएंगी। ममता सिर्फ बंगाल नहीं हारी, बल्कि उनका घर कही जाने वाली भवानीपुर विधानसभा सीट भी हार गई। और इस बार भी ममता के खिलाफ बीजेपी की आवाज बने शुभेंदु अधिकारी ने ही उन्हें 15,000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया। खास बात यह है कि शुभेंदु ने 2021 के चुनाव में भी नंदीग्राम में ममता को हराया था, लेकिन इस बार भवानीपुर ने ममता को मुख्यमंत्री बनाए रखा था। लेकिन बीजेपी के सुनामी में ममता का भवानीपुर किला भी ढह गया है। जानकार बता रहे हैं कि भवानीपुर की हार सिर्फ एक सीट की हार नहीं, बल्कि बड़े राजनीतिक नैरेटिव को बदलने का संदेश समेटे हुए। संदेश ये कि पश्चिम बंगाल में दीदी के 15 साल के शासन का अंत हो गया है और पहली बार बंगाल में भगवा लहराने जा रहा है। हालांकि ममता बनर्जी इस हार को बीजेपी की अनैतिक जीत करार देते हुए वोटों की लूट बता रही हैं और ममता ने यहां तक कह दिया है कि वो चुनाव हारी नहीं है, इसीलिए इस्तीफा नहीं देंगे। भारत की बात में आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि ऐसा क्या हुआ जिसने बंगाल की सियासी तस्वीर बदल कर रखी। हार की इस कहानी में पश्चिम बंगाल के लिए कैसे और क्यों बेगानी हो गई ममता दीदी। पूरे देश में अगर भारतीय जनता पार्टी से कोई मुकाबला कर रहा है तो यहाँ की मुख्यमंत्री आदरणीय ममता बनर्जी जी मुकाबला कर रहे हैं। सिर्फ ममता बनर्जी को ही नहीं, बल्कि पूरे विपक्ष को इस बात का अटूट यकीन था कि अगर बीजेपी से कोई सीधी टक्कर ले रहा है तो वो है ममता बनर्जी। आज पयला बैशाखेर दिन मरे যাচ্ছি, আমাকে চমকালে আমি লড়ে যাই, আমাকে আপনারা রুখতে পারবেন না, আটকাতে পারবেন না। हम जीतेंगे, आप जीतेंगे, बांग्ला जीतेंगे। ममता लड़ी, पूरी ताकत के साथ लड़ी, लेकिन इस बार बीजेपी को वो पश्चिम बंगाल का किला भेदने से रोक नहीं पाई। बंगाल के भाग्य में आज से एक नया अध्याय जुड़ गया है। वाकई बंगाल के भाग्य में नया अध्याय जुड़ गया है, लेकिन सवाल ये है कि बीजेपी बंगाल में भगवा लहराने में कैसे कामयाब हुई। सुबह काउंटिंग चालू होगी, 8 बजे बैलेट बॉक्स खुलना शुरू होगा, 9 बजे पहला राउंड, 10 बजे दूसरा राउंड, 1 बजे काउंटिंग समाप्त और बीबी दीदी टाटा गुड बाय।
चुनाव नतीजे आने से पहले ही बीजेपी डंके की चोट पर ममता बनर्जी की विदाई का ऐलान कर रही थी। पहले चरण के बम्पर मतदान के बाद तो अमित शाह का कॉन्फिडेंस और ज्यादा बढ़ गया था। पहले चरण में दीदी के गुंडे घर के बाहर नहीं निकले और मैं दीदी के गुंडों को भी कहकर जाता हूं, दूसरे चरण में भी मत निकलना, वरना 5 तारीख के बाद उल्टा लटका कर सीधा और जैसे ही नतीजों वाले दिन रिजल्ट टैली में बीजेपी का आंकड़ा बढ़ने लगा, टीएमसी खेमे में सन्नाटा पसरने लगा। बीजेपी बहुमत की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन ममता आखिरी नतीजा आने तक जीत का दावा कर रही थी। অত মন খারাপ করার কারণ নেই। আমি বলেছিলাম সূর্যাস্ত পরে আপনারা জিতবেন। 3 রাউন্ড 4 রাউন্ড কাউন্ট হলেও এটা 14 রাউন্ড থেকে 18 রাউন্ড কাউন্ট হয়, তখন আপনারা জিতবেন। ওয়েট এন্ড সি, ওয়াচ। दोपहर ढलते ढलते बंगाल में भगवा लहराने का जश्न मनाया जाने लगा था। दूसरी तरफ ये तस्वीरें सामने आई जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भवानीपुर सीट के काउंटिंग सेंटर के भीतर पहुंच गई। भवानीपुर वही सीट है जहां पर ममता बनर्जी के खिलाफ बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी खड़े हुए थे। काउंटिंग शुरू होने के बाद ममता बनर्जी आगे चल रही थी, लेकिन जैसे जैसे राउंड बढ़ते गए खेल बदलने लगा। ममता बनर्जी इसके बाद काउंटिंग सेंटर के भीतर गईं, लेकिन जब वो वापस आईं तो फिर उन्होंने बीजेपी के ऊपर गंभीर आरोप लगाए। मेरे को पिटाया, मेरे को लात मारा, सीसीटीवी सीसीटीवी ऑफ कर दिया, हमारा एक एजेंट को घुसने नहीं दिया। हमको भी, हम 5 मिनट के लिए घुसा था, मैंने रिक्वेस्ट किया था कि हमारा एजेंट को घुसने दीजिए। ममता बनर्जी इस जीत को धोखा बता रही हैं। मंगलवार शाम को भी ममता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बीजेपी की जीत को सवालों में खड़ा किया। আমি কি রেজিগনেশন দিতে হবে? নো, নট দ্যাট। Now also I want to say that we didn't lose the election. It is their forceful attempt to defeat us. Officially they may, through election commission, can defeat us. But morally I am telling you that we won the election. ममता का दावा है कि आधिकारिक रूप से भले ही बीजेपी जीत गई हो, लेकिन नैतिक रूप से वो ही बंगाल में जीती है, जबकि जानकार बता रहे हैं कि ममता बनर्जी को मुगालता हो गया था कि वो बंगाल नहीं हारेगी। पश्चिम बंगाल में मुझे लगता है कि ममता बनर्जी जी को मुगालता हो गया था कि उनको कोई हटा नहीं सकता, और इसी तरह का मुगालता लेफ्ट पार्टी का हुआ था जब ममता बनर्जी ने हटाया था। तो उसी मुगालते के चलते ममता बनर्जी को हार का सामना करना पड़ा और पूरी पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि बंगाल में बीजेपी का सिक्का कैसे चला और ममता की जमीन क्यों खिसक गई। दरअसल पिछले 1 दशक से पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और लेफ्ट लगातार कमजोर पड़ रहे थे और इसे भांपते हुए मोदी और अमित शाह ममता के खिलाफ मजबूत विकल्प बनने के लिए बंगाल में जीतोड़ कोशिश कर रहे थे। पहला फैक्टर, रिवर्स पोलराइजेशन। ध्रुवीकरण, ये शब्द हमेशा बीजेपी के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है, लेकिन बंगाल में ध्रुवीकरण ऐसा पलटा कि सियासी खेल ही बदल गया। ममता बनर्जी को बीजेपी मुस्लिमों की पार्टी बताती रही है। हिंदू वोटों को अपने हक में करने के लिए बीजेपी ने ये दाव चला था और दाव ऐसा काम किया कि इस बार बंगाल में ममता मुस्लिम बहुल इलाके की सीटें भी नहीं बचा पाई। मुझे हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट लोग ने आशीर्वाद देकर जिताया। ये जीत हिंदुत्व का जीत है, ये जीत बंगाल का जीत है। उनको खुल के मुसलमान वोट दिया। वार्ड नंबर 77 में जितना मुसलमान वोट देने के लिए निकला, सब ममता को वोट दिया। तो जैसा कि आपने सुना, बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि हिंदुओं का वोट एकजुट होकर बीजेपी को मिला है, और इसी की गवाही बनकर एक तस्वीर पश्चिम बंगाल के आसनसोल से आई। ये आसनसोल के उस दुर्गा मंदिर की तस्वीर है जो पूरे 15 साल बाद बंगाल में बीजेपी की जीत के बाद खोला गया था। स्थानीय तनाव की वजह से ये मंदिर बंद रहता था।
ये 30 साल के बाद खुला है। बंद हुआ कि यहाँ मैंने दूसरे तरीका से चल रहा था, इसलिए बंद हो गया। महारानी का कृपा था, आज खुल गया है। राजनीति के जानकार पश्चिम बंगाल के इस रिजल्ट को रिवर्स पोलराइजेशन का नतीजा बता रहे हैं, क्योंकि ममता बनर्जी ने कोशिश तो मुसलमान वोटों को एकजुट रखने की थी, लेकिन हुआ उल्टा। हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण हुआ और उनके खिलाफ हो गया। जय श्री राम, जय मां काली। लेकिन हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण ममता के खिलाफ क्यों हुआ, उसे समझने के लिए टीएमसी की सांसद सायोनी घोष का बयान सुनिए। इस बयान को बीजेपी ने बैटल ऑफ बंगाल का सबसे बड़ा हथियार बना दिया। काबा वर्सेस काली की चुनावी स्क्रिप्ट लिखी गई और ममता को मुस्लिम परस्त बताकर बीजेपी ने हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण की आखिरी कील ठोक दी। बंगाल की धरती को हमें काबा की धरती नहीं बनने देना है। बंगाल की धरती तो काली की धरती रहेगी, मां काली की धरती। ध्रुवीकरण का नतीजा ये हुआ कि बंगाल के 22 में से 9 जिलों में टीएमसी का खाता तक नहीं खुला। हिंदू वोटरों की गोलबंदी का ही नतीजा है कि बांकुरा, पूर्वी मिदनापुर, पुरुलिया, बर्धमान जैसे बड़े जिलों में टीएमसी का स्कोर 0 हो गया। वहीं मुर्शिदाबाद, मालदा, बीरभूम और उत्तर दिनाजपुर समेत बंगाल के मुस्लिम बहुल 9 जिलों में टीएमसी अपना प्रदर्शन रिपीट नहीं कर पाई, क्योंकि हिंदू वोट एकजुट था जबकि मुस्लिम वोट बटा हुआ था। नतीजा हुआ कि मुस्लिम बहुल 160 सीटों में से पिछली बार 129 पर जीती ममता महज 67 पर सिमट गई, जबकि बीजेपी ने 160 में से 86 सीटें जीती। पिछली बार महज 30 सीटें ही इस इलाके में बीजेपी को मिली थी। बंगाल में ममता की जमीन बीजेपी ने कैसे कमजोर की, उसकी अगली मिसाल भी अब आप देख लीजिए। ममता के 22 मंत्री इस चुनाव में चित्त हो गए। बिजली मंत्री से लेकर वित्त मंत्री और महिला एवं बाल विकास मंत्री से लेकर श्रम और परिवहन मंत्री, कोई अपनी सीट बचा नहीं पाया। ममता के 63% मंत्रियों ने अपनी सीट गंवा दी। यह आंकड़ा अब इस बात पर मुहर लगाता है कि ममता के खिलाफ बंगाल की जमीन पर विरोध की चिंगारी धधक रही थी, जिसे बीजेपी ने आग में बदल दिया। और यहीं से शुरू होती है ममता की हार के दूसरे फैक्टर की कहानी। ममता की हार का दूसरा फैक्टर, मोदी जी स्वागतम, मोदी जी स्वागतम, बंगाल के मन में क्या चल रहा है, अगर किसी को देखना है तो जरा ये तस्वीर देख ले। बंगाल का मन बदल रहा था। बंगाल दीदी से बीजेपी की तरफ देखने लगा था और इस बदलते हुए मन की टोह मोदी और शाह ने ले ली थी। शुभेंदुदा हमारे नंदीग्राम से लड़ना चाहते थे। मैंने शुभेंदुदा को कहा था कि सिर्फ नंदीग्राम नहीं, ममता के घर में जाकर उसको हराना है। सुना आपने, गृह मंत्री अमित शाह ने शुभेंदु अधिकारी को नंदीग्राम की उस सीट से नहीं लड़ाया जो सेफ थी, जिस पर शुभेंदु पिछले विधानसभा चुनाव में दीदी को हरा चुके थे, बल्कि भवानीपुर भेजा जो ममता का घर था। दरअसल बीजेपी ये संदेश देना चाहती थी कि बंगाल ने ममता को पूरी तरह से खारिज किया है। बंगाल के लोगों का जो मैंने मिजाज देखा है, मैं इस विश्वास के साथ वापस जा रहा हूं कि 4 मई के नतीजों के बाद बीजेपी के शपथ ग्रहण समारोह में मुझे आना ही है। ममता बनर्जी को ये लग रहा था कि भवानीपुर तो उनके जेब की सीट है, इसलिए वो 11 का उपचुनाव लड़ी, उसके 21 का उपचुनाव लड़ी और 26 में वो फिर से ये सोच के आई हुई थी कि भवानीपुर से तो उन्हें कोई हरा ही नहीं सकता। लेकिन वहाँ का जागरूक मतदाता ने ये बता दिया कि भवानीपुर किसी की जेब में नहीं है, वो अपना प्रतिनिधि बदल भी सकता है और उन्होंने ममता बनर्जी को हरा के शुभेंदु अधिकारी को जिता दिया। भवानीपुर में ममता को घेरने के लिए बीजेपी ने 4 महीने पहले ही सियासी चक्रव्यूह रच दिया था। गृह मंत्री अमित शाह जब दिसंबर महीने के आखिर में बंगाल दौरे पर गए थे, उसी वक्त ममता को उनके घर में हराने की स्क्रिप्ट लिखी थी।
बीजेपी सूत्रों के मुताबिक शुवेंदु अधिकारी पहले नंदीग्राम सीट पर ही चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुवेंदु अधिकारी को ममता बनर्जी की भवानीपुर सीट पर भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार किया, जिससे कि ममता बनर्जी को सीधी चुनौती दी जा सके। शुवेंदु अधिकारी तैयार हुए तो उसके बाद बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने भवानीपुर सीट जीतने के लिए और उस पर कमल खिलाने के लिए राजस्थान सरकार में पूर्व मंत्री रह चुके राजेंद्र राठौर को जिम्मेदारी सौंपी। अब जब ममता भवानीपुर हार गई हैं, तो एबीपी न्यूज ने ममता को हराने और उनके घर में कमल खिलाने वाले राजेंद्र राठौर से बात की, जो महीने भर से ज्यादा वक्त से भवानीपुर में ही डेरा डालकर बैठे हुए थे। हम जन के पास गए, हम आम के पास गए। ममता जी खास में घूमती रही और खास भी तुष्टिकरण के आधार पर उन्होंने चयनित कर रखे थे। उनकी तुष्टिकरण की नीतियों ने उन्हीं की कब्र खोद दी। 15 हजार वोटों से अपने घर में हार जाना, अपनी गली में हार गई, अपने बूथ पर हार गई। काय की नेता थी वो? भवानीपुर में ममता की हार इस बात का संदेश है कि यहाँ के लोग उनसे नाराज थे। दबी जुबान में अब लोग बोल रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे बीजेपी के वोटरों को यहाँ परेशान किया जाता था। इस सीट पर मारवाड़ी और गुजराती वोटरों की संख्या अच्छी खासी है, जो बीजेपी के वोटर माने जाते हैं, और बताया जाता है कि ममता की पार्टी के वर्कर बीजेपी के वोटरों के घर के सामने कूड़े का ढेर डालकर उन्हें परेशान किया करते थे। ममता के खिलाफ भवानीपुर के वोटरों की नाराजगी की वजह कैमरे पर भी सामने आई। भवानीपुर के इलाके में जहां ममता का घर है, उस घर के बाहर सड़क पर जो ऑटोमेटिक बैरियर लगे थे, पुलिस ने उन बैरियर को हटा दिया। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर बिलाल के कैमरे पर तस्वीरें कैद हुई। नहीं रहती हैं, वो यहीं पर अपने निजी निवास में रहती हैं और ये देख सकते हैं कि उनकी सिक्योरिटी के जो इंतजामात हैं यहाँ पर, जो ऑटोमेटेड बैरिकेडिंग थी, वो कुछ देर पहले तक जब हम सुबह में यहाँ पर आए तो ये जो रास्ता है यहाँ से तकरीबन 100 मीटर की दूरी पर ममता बनर्जी का घर है और यहाँ पर ये जो बैरिकेडिंग, ऑटोमेटेड बैरिकेडिंग हमने दिखाई, इस यहाँ तक बैरिकेडिंग से इस रास्ते को जो है वो बंद कर दिया गया था और जो कोई भी गाड़ी यहाँ से गुजरती थी उनको जो है वो पूछ करके कि आपको क्रॉस करना है, रुकना नहीं है, सीधे इस गली के पार तक चले जाना है, तभी उनको जाने दिया था। ममता की हार का तीसरा फैक्टर, আমি মমতা ব্যানার্জি ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতবর্ষে। ममता बनर्जी साल 2011 में जब पश्चिम बंगाल की सत्ता में आई थी तो उन्होंने 34 साल के लेफ्ट शासन का अंत किया था और बंगाल ममता के तौर पर एक बदलाव की अपेक्षा कर रहा था। रोशनी चाँद से होता है, सितारों से नहीं। मोहब्बत जोड़ा फूल तृणमूल से होता है और कोई पार्टी से नहीं। लेकिन जानकारों का मानना है कि ममता के तीसरे शासनकाल के बाद वो अपेक्षाएं धूमिल हो गई। ममता के राज में पश्चिम बंगाल का दायरा बढ़ने के बजाय धीरे धीरे सिमटता चला गया और बीजेपी ने इसी पर चोट की। कि ममता दीदी विक्टिम कार्ड खेलती है, कभी सच्चा झूठा पट्टी पैर में बांध देती है, कभी सच्चा झूठा पट्टी सर पे बांध देती है। ममता दीदी इस चुनाव में पैर, हाथ, सर, जहां पर भी पट्टी बांधना हो बांधो, बंगाल वाले आपको वोट नहीं डाले। ममता अपने पहले कार्यकाल से ही पश्चिम बंगाल की महिलाओं में खासी लोकप्रिय है और लक्ष्मी भंडार जैसी योजनाओं ने महिलाओं के एक बड़े वर्ग को टीएमसी का वफादार वोट बैंक बनाने का काम भी किया था। लेकिन पश्चिम बंगाल की महिलाओं के बीच सुरक्षा का भय सबसे बड़ा मुद्दा बन गया था। अगस्त 2024 में कोलकाता के सरकारी अस्पताल आरजी मेडिकल कॉलेज में एक महिला डॉक्टर की बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई थी। इस घटना ने पूरे बंगाल में ममता सरकार के खिलाफ आक्रोश पैदा कर दिया था। टीएमसी के खिलाफ सड़कों पर विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। ममता ने पहले तो इस घटना को कम करके आका राजनीतिक साजिश तक बताया, लेकिन विरोध बढ़ा तो ममता पीड़िता के लिए न्याय की मांग करने सड़क पर भी उतरी थी, लेकिन तब तक तो नुकसान हो चुका था। ममता की हार के पांचवें फैक्टर का नाम है भ्रष्टाचार के आरोप। बीजेपी ने करप्शन, कटमनी और प्रशासनिक विफलताओं का आरोप लगाते हुए ममता पर जोरदार हमले किए।
हालांकि ममता बनर्जी ने एसआईआर प्रक्रिया से लोगों को हुई परेशानियों को बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन नतीजों ने साफ कर दिया कि ये कोशिश भ्रष्टाचार और प्रशासनिक विफलताओं के आरोपों के सामने टिक नहीं पाई। ममता सरकार के लिए ठीक 1 साल पहले शिक्षक भर्ती को लेकर आया सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी बहुत बड़ा झटका साबित हुआ, जब घोटाले के आरोपों की वजह से कोर्ट ने 25,000 से ज्यादा नियुक्तियों को रद्द कर दिया था। आरोप था कि अयोग्य उम्मीदवारों से पैसे लेकर नौकरियां दी गई और घोटाले में तत्कालीन शिक्षा मंत्री पार्थ चैटर्जी और कई अधिकारियों की गिरफ्तारियां भी हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पूरी प्रक्रिया को उन्होंने भ्रष्टाचार से लिपटा हुआ बताया था।